स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज जो है हम लोग कल के छूटे हुए चैप्टर को पूरा करते हैं। पश्चिमीकरण का जो पार्ट 1 आया था उसमें हम लोगों ने अभी तक जाना था कि परिवार में किस तरह का परिवर्तन हुआ है और किस तरह से भारतीय एक जन प्रणाली में इसका प्रभाव पड़ा है। आज इसके आगे के स्टेप को हम लोग जानते हैं और जानते हैं कि किस तरह से अभी तक और बदलाव हुए हैं। देखिए एम श्रीनिवासन के द्वारा कहा गया कि पश्चिमीकरण जो था यह पूरी तरह से भारत के रूस और ब्रिटिश समुदाय के द्वारा दिया गया एक बोल सकते हैं प्रभाव था, क्योंकि इन दोनों देशों का जो रहन सहन है, खान पान है, ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो अब इसका अगला जो पॉइंट है ये आता है धार्मिक जीवन में परिवर्तन। देखिए धार्मिक जीवन में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। हमारे यहाँ पर एक ऐसा तर्क है कि अब हम हर चीज़ के लिए, चाहे वो किसी प्रकार का कर्मकांड हो, किसी प्रकार का बलि हो या किसी प्रकार का ऐसा पूजा हो जिसमें हम लोग व्रत करते हैं या फिर उसके लिए कुछ दान देते हैं, अनुदान देते हैं, तो उस पर तर्क का जो एक पहल है वो उठा दी है। मतलब कि ये क्यों होता है, इसके लिए ऐसा क्यों करना पड़ता है और इससे क्या होता है, इसका आज बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। अब आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है उसे कुछ चाहिए और वो मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए। अब वो भगवान के पास गया, भगवान हम 100 रुपये का प्रसादी चढ़ाएंगे, हमको नौकरी मिल जाए, और वो एग्ज़ाम के लिए निकल जाता है, नौकरी का एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरह का जो अंधविश्वास था, इन अंधविश्वासों को ख़त्म किया गया। बहुत जगहों पर गचती हम लोग का यहाँ बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, गछा जाता है। मतलब क्या कि आपका अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो आप एक पशु का बलि करेंगे और आपका काम उससे पहले हो जाएगा, तब आप पशु का बलि करेंगे। ऐसा करके बहुत सारी जो अंधविश्वास थी, घटनाएं थी, इन्हें क्या किया गया, इन्हें पश्चिमीकरण के द्वारा रोका गया। पश्चिमीकरण के द्वारा नर बलि, पशु बलि और बहुत सारे अंधविश्वास, जैसे रास्ता में जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दिया तो आप वहीं रुक गए। उसके बाद कहीं पर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा हुआ जहां उल्लू देख लिए तो वहां पर भी आपका पश्चिमीकरण का कुछ रवैया आ गया। तो पश्चिमीकरण ने इन सभी त्रुटियों को क्या किया, ख़त्म किया, और जो अंधविश्वास था, साथ ही साथ जो छुआछूत था, उसे ख़त्म किया। आज एक मंदिर में दलित से लेकर के ब्राह्मण सब समुदाय के लोग जा सकते हैं, किसी को भी कहीं कोई मनाही नहीं है। तो इस तरह से धार्मिक जीवन में भी पश्चिमीकरण ने क्या किया, बहुत सारे बदलाव किए हैं। आज जिस दुकान से हम प्रसादी खरीदते हैं उस दुकान से बहुत कोई प्रसादी खरीद सकते हैं, वहाँ पर कोई ऊंचा वर्ग नीचा वर्ग नहीं होता है। अगला जो पॉइंट है ये है राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। देखिए राजनीतिक जीवन में परिवर्तन कैसे होता है ये हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जब से पश्चिमीकरण का व्यवस्था आया, भारत में जितने भी ग्राम समुदाय थे या जितने भी पंचायत समुदाय थे या पंचायतों द्वारा जो निर्णय लिया जाता था उसे पूरी तरह निरस्त कर दिया गया। पुराने ज़माना में क्या होता था कि अगर कोई गांव में कोई घटना हो जाता है तो उसके लिए ग्राम सभाएं बैठती थी, पंचायत बैठता था और पंचों का जो निर्णय होता था उसे सर्वोपरि माना जाता था। लेकिन इसे पूरी तरह हटा दिया गया और इसे पूरी तरह और बोल सकते हैं सुचारू रूप से सरकार या फिर पुलिस के हाथ में सौंपा गया। इस तरह से एक जो प्रथा थी उस प्रथा को ख़त्म किया गया। इसमें हम बता सकते हैं कि इससे आधुनिकीकरण या फिर आधुनिक वस्तुओं को या एक सही फैसला लेने में लोगों को सहायता होती है। इसके लिए कोर्ट बनाए गए और इसके लिए जज बनाए गए। इस तरह से जो ग्रामीण समुदाय था या राजनीतिक तंत्र था उसमें परिवर्तन आ गया। साथ ही साथ इसमें बहुत ऐसे भी परिवर्तन आए जिसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सही फैसले लिए। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी का दूसरे व्यक्ति का युद्ध होता है या लड़ाई होता है या कुछ होता है तो उसके जो भी कमियां हैं या जो भी तरह के दिक्कतें हैं उन्हें दोनों तरफ से सुना जाता है, जबकि पुराने ज़माने में ऐसे नहीं होता था। ग्रामीण समुदाय या फिर बोल सकते हैं जो सरपंच व्यवस्था थी या फिर जो ग्राम पंच व्यवस्था थी, इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी जिसे पश्चिमीकरण ने पूरी तरह खारिज कर दिया, पूरी तरह हटा दिया। अगला जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आपको ये जानना होगा कि लॉर्ड मैकॉले ने पहली बार भारत में विद्यालय बनाया। लॉर्ड मैकाले ने पहली बार भारत में विद्यालय बनाया, विद्यालय का प्रचलन शुरू किया।
नहीं तो इससे पहले हमारे देश में आश्रम की व्यवस्था होती थी, जहाँ पर बच्चे जो होते थे वो अपना घर छोड़ करके अपने गुरु के पास रहते थे, कुटिया में या आश्रम में और गुरुकुलों में, और वहाँ से वो शिक्षा ग्रहण करते थे। और इस व्यवस्था को धीरे धीरे बदल दिया गया और आज जो है आज की शिक्षा प्रणाली एक शिष्य और एक अध्यापक के बीच का रह गया है। इसको आज के समय में ये विद्यार्थी और अध्यापक के बीच का बात है, क्योंकि आज के समय में जो पढ़ाई है उसे बहुत ही जेन्युइन तरीक़ा से कर दिया गया है। आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ते हैं, पढ़ के आप वापस घर आ जाते हैं, तो ये सिस्टम है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में बड़े बड़े गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे, जहाँ पर बच्चों को अपना घर बार छोड़ करके जाना पड़ता था, वहाँ पर उन्हें पढ़ाया जाता था और एक निश्चित उम्र में या एक निश्चित तैयारी के बाद उन्हें वहाँ से छोड़ दिया जाता था। उन्हें वहाँ हर तरह का शास्त्र, संगीत, हर तरह का सुविधा मिलता था। साथ ही साथ उस समय हमारे देश में वर्ण व्यवस्था की पढ़ाई होती थी, जबकि अभी हमारे देश में हमारे विद्यालयों में जो भी पढ़ाई होती है वो मॉडर्न टाइप से होती है। आपको यहाँ हर विषय के बारे में जानकारी मिलती है। आपको विश्व के साथ चलने के लिए इंग्लिश सिखाया जाता है, मैथ सिखाया जाता है, साइंस सिखाया जाता है, सोशल साइंस सिखाया जाता है। इस तरह से हमारे देश में क्या है, पश्चिमीकरण से बदलाव आए हैं। पहले के टाइम में जो गुरु होते थे वो शिष्यों को उनके पहनावे के बारे में बहुत ही सिंपल कपड़े पहनाते थे, या तो वो धोती पहनते थे, उनके बाल जो होते थे वो बहुत कम होते थे, तथा साथ ही साथ वो सिंपल ड्रेस में रहते थे। लेकिन आज के जो लॉर्ड मैकाले द्वारा जो बनाया गया सिस्टम था, इसके आधार पे सभी बच्चों को ड्रेस कोड के आधार पे तैयार किया गया और सभी बच्चे आज उसी ड्रेस कोड का पालन करके क्या कर रहे हैं, अपने पढ़ाइयों को, या बोल सकते हैं अपने जो भी काम है या फिर जिस तरह का वो विद्यालय में जाते हैं वहाँ अपने कार्य को पूरा करते हैं। देखिए अगला जो है वो है आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। देखिए आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन होता है, पश्चिमीकरण जिस प्रकार से हमारे देश में आता है, जिस प्रकार से हमारे देश में पश्चिमीकरण का एंट्री हुआ, लगातार यहाँ के जो लघु उद्योग थे, जैसे कि कपड़े बनाने के लिए चरखा का यूज होता था, मसाले बनाने के लिए खल का यूज होता था या फिर ओखली का यूज होता था, इन सभी चीज़ों को रोका गया। उसी तरह बहुत जगहों पर बड़े बड़े फैक्ट्री भी खोले गए, जिनसे लोग अब मशीनों से जुड़ करके काम कर सकते थे। यह पहली दफ़ा था जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य ने मशीनों के द्वारा भारतीय लोगों को जोड़ना शुरू किया और मशीनों के माध्यम से उन्होंने उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि की। इससे बहुत लोगों की नौकरियां भी गई, बहुत लोग बेरोजगार भी हुए, लेकिन एक गति मिला आर्थिक स्थिति को सुधारने में, एक गति मिला उत्पादन स्थिति को सुधारने में। पहले जहां उत्पादन क्षमता 10 था, 20 था, वहां 100, 150, 2000 तक होने लगा। पहले के समय में जो साड़ी बनने में 10 दिन लगता था, वो आज 2 दिन में, 1 दिन में बन जा रहा था, क्योंकि पश्चिमीकरण के द्वारा बड़े बड़े मशीनों, बड़े बड़े उद्योगों और बड़े बड़े फैक्ट्रियों को क्या किया जाने लगा, भारत में स्थापित किया जाने लगा। इससे मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो काफ़ी अधिक इससे लाभान्वित हुए, क्योंकि मध्यम वर्ग जो था इस काम को हमेशा कर सकता था, जिसमें मध्यम वर्ग में ऐसे लोग होते थे जो कुलीन वर्ग के अंदर आते थे, जो पहले से काम करते थे। तो इससे क्या हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्री आ गए, मशीनें आ गए, तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो बहुत अच्छे से तैयारी किए हुए थे, वो क्या करते थे, आराम से इन चीज़ों को मेंटेन कर लेते थे। तो इस तरह पश्चिमीकरण के आने से आर्थिक विकास भी भारत में हुआ है। अगला है स्त्रियों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। देखिए जब से पश्चिमीकरण आया तब से स्त्रियों में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए, पहले तो पहनावा में बहुत बदलाव हुआ। अब जैसा पुरुष पहनते थे वैसे स्त्रियाँ भी पहन रही हैं, जैसे पुरुष खाना खा सकते थे वैसे स्त्रियाँ भी खा रही है। आज स्त्री जो है वो, या लड़कियाँ जो है वो अपने घरों से बाहर निकल के अपना घर भी चला रही है। आज बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो हवाई जहाज़, ट्रेन, उसके बाद फैक्ट्रियों में सीईओ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। कई लड़कियां जो हैं वो साइंटिस्ट है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। इस तरह उन लोगों ने क्या किया, पश्चिमीकरण के द्वारा पुरुषों की बराबरी का काम किया। आज जो काम पुरुष कर रहा है वो स्त्री भी कर सकती है, और जो स्त्री कर रही है वो पुरुष भी कर सकता है। आज हम लोग देखते हैं बहुत लड़के जो वो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, उसी तरह बहुत लड़कियां भी जो है वो अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट बनने में बहुत आगे बढ़ी हैं। स्त्रियों में बहुत ज़्यादा ये डेवलप हुआ कि उन्हें समान अधिकार मिला। अब जो है पश्चिमीकरण के द्वारा महिलाओं को उनका अधिकार मिला है, उन्हें भी जीने की स्वतंत्रता मिली है, उन्हें भी कहीं आने जाने और कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। वो अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकते हैं, उन पर सभी पाबंदियां हटा दी गई है। सती प्रथा, बाल विवाह जैसे जितने भी
विधवापन, ये सब जैसे भी जितने भी कुप्रथाएं थी उसे ख़त्म कर दिया गया पश्चिमीकरण द्वारा। देखिए पुराने ज़माने में होता था कि यदि इसका महिला का अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसे क्या किया जाता था, या तो सती के आधार पे उसे मार दिया जाता था, जला दिया जाता था जिंदा पति के शव के ऊपर लेटा करके, या फिर उसे टकला कर दिया जाता था, उनके बालों को हटा दिया जाता था और सफ़ेद कपड़े में वो क्या करती थी, अपना पूरा जीवन जीती थी। लेकिन पश्चिमीकरण के आने से इन सभी चीज़ों को हटा करके विधवा पुनर्विवाह, उसके बाद बहुत ऐसी घटनाएं हुई जिनसे उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। देखिए पश्चिमीकरण के आने से अब क्या हुआ है, भारत में संगीत शास्त्र और कला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पुराने समय में जिस तरह हमारे क्षेत्रों में संगीत के लिए हारमोनिया, सितार, तबला ये सब का उपयोग होता था, आज इनमें परिवर्तन किया गया है। आज यहाँ पर विदेशी यंत्रों, विदेशी जो म्यूज़िक बनाने वाले या संगीत बनाने वाले यंत्र हैं उनका उपयोग बढ़ रहा है। आज हमारे देश में जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते थे उनके जगह पर वेस्टर्न सॉन्ग्स को एंट्री दिया गया है। आज आप यो हनी सिंह, बादशाह के गाना ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं क्योंकि इन गानों में आपके अंदर एक जो है अलग जोश उत्पन्न कर देता है। तो पश्चिमीकरण के कारण बहुत सारे बदलाव संगीत में भी हुए हैं। उसी तरह कला क्षेत्र में हमारे घर पहले जो होते थे, या घरों का जो डिज़ाइन होता था, या वास्तुकला जो होता था, या फिर हमें जिस प्रकार के कला पसंद थे उनमें भी परिवर्तन हो चुका है। आज के समय में जैसी कला क्षेत्र या जैसा ही डिज़ाइन बन रहा है ये हर जगह हमें देखने को मिलता है। आज हम हर चीज़ को पूरी तरह से मॉडर्न रूप से बनाना चाहते हैं। आज आप अपने घर का डेकोरेशन भी करते हैं तो मॉडर्न तरीक़ा से, ना कि पुराने ज़माने के जैसा। तो ये सब पश्चिमीकरण के कुछ प्रभाव हैं। देखिए पश्चिमीकरण का प्रभाव जब एम श्रीनिवासन ने दिया तो इसका विरोध भी उनको झेलना पड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा कि नहीं, ये आप इसे पश्चिमीकरण नहीं कह सकते, इसे आधुनिकीकरण कहा जाता है। आधुनिकीकरण मतलब कि एक ऐसा व्यवस्था जहाँ पर पूरा देश जो है, भारत जैसा देश, वो विश्व के साथ बदलना चाह रहा है। तो इसमें डेनियल जो थे, डेनियल लर्नर ने यह किया, अपना पक्ष दिया कि देखिए एम श्रीनिवासन जो बात कर रहे हैं ये गलत है, आप इसे पश्चिमीकरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह आधुनिकीकरण है। लेकिन यहाँ पर एम श्रीनिवासन ने यह तर्क देते हुए कहा कि देखिए बस मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने देश के अंदर क्या बदलाव हुआ है उसे बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार पश्चिमीकरण के द्वारा भारत जैसा एक बड़ा देश बदल रहा है और किस प्रकार के इसमें बदलाव हुए हैं, कितने अच्छे बदलाव हुए हैं और कितने खराब बदलाव हुए हैं, इसके बारे में आज हम लोगों ने जाना। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।